नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसी ब्रिजेस के अंदर हेज ब्रिज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ आल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेन ब्रिज। जो हमने पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें स्टडी किया था मैक्सवेल वेन ब्रिज के बारे में, आप वीडियोस वापस देख सकते हैं। इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंस between Maxwell Venn bridge and this is Hayes bridge. And what is the difference? Let's see. And is particularly useful if the phase angle of the inductive impedance, जो phase angle है उसका जो एंगल है, फेज एंगल है, वो क्या है, tan इनवर्स L by R। अगर लार्ज है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हेज ब्रिज को यूज़ करेंगे। द नेटवर्क शोन इन फिगर, इट इज़ सीन दैट इन दिस केस ए कंपैरेटिवली स्मॉलर सीरीज रेजिस्टेंस R1 इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस। जो हम मैक्सवेल वेन ब्रिज में क्या कर रहे थे कि हम R1 रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इनको पैरेलल में यूज़ कर रहे थे, बट इन हेज ब्रिज हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज़ में यूज़ करेंगे। बट जो R1 की वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। क्लियर? तो यही डिफरेंस है हेज ब्रिज और मैक्सवेल वेन ब्रिज के अंदर। अब इसका जो कंडीशन ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब जो ब्रिज है अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में है तो क्या होगा, जो ब्रांच BD है जिसमें डिटेक्टर लगा हुआ है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। वो कंडीशन हमें पता है, वो कंडीशन होती है Z1 Z3 इक्वल टू Z2 Z4। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या है, R1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, -JXC। या फिर आप इसको लिख सकते हैं R1 माइनस J डिवाइडेड बाई ओमेगा C1। क्लियर? और ऐसे Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस, दैट इज़ R2। और Z3 की वैल्यू क्या होगी, R3 प्लस JXL, और XL की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओमेगा L3। तो R3 प्लस J ओमेगा L3। और फाइनली Z4 की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है तो R4। यहाँ पे R3 और L3 की भी वैल्यू क्या है, नॉन है। हमें फाइंड आउट करना है R3 और L3, सॉरी, और नॉन वैल्यू क्या है यहाँ पे, R1 और C1 की। क्लियर? तो इसको जो भी वैल्यूज़ हैं इनको इस कंडीशन के ऊपर पुट करते हैं। तो Z1 R1 माइनस J डिवाइडेड बाई ओमेगा C1 मल्टीप्लाई बाई Z3, and Z3 is R3 प्लस J ओमेगा L3 इक्वल टू Z2 की वैल्यू R2 और Z2 की वैल्यू R4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आएगा R1 R3, और इस J को इस J से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो L3 डिवाइडेड बाई C1, और R1 को इससे J ओमेगा L3 से करेंगे तो J ओमेगा R1 L3, और यहाँ पे माइनस JR3 डिवाइडेड बाई ओमेगा C1 इक्वल टू R2 R4। अब वही है जो हम करते आ रहे हैं पहले, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है इनको कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ से।
तो जब रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आएगा हमारे पास R1 R3 प्लस L3 C1 is equal to R2 R4. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आएगा ओमेगा R1 L3, और ये माइनस है, इधर जीरो है, कुछ भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा R3 डिवाइडेड बाई ओमेगा C1। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे L3 है और R3 है, क्योंकि दोनों ही फाइंड आउट करने हैं हमें। L3 और R3 दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन से, जो सेकंड इक्वेशन है, दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन, इससे हम क्या करते हैं, L3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, L3 की वैल्यू होगी R3 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर R1 C1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब L3 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए, R1 R3 प्लस R3 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 इक्वल टू R2 R4। अब इससे R3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले R3 कॉमन ले लेते हैं। R3 कॉमन लेने से क्या होगा, फिर साथ में ही हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो यह आएगा ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि R3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। दिस इज R2 R4। अब यहाँ से R3 की वैल्यू क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 R2 R4 डिवाइडेड बाई, और जो ये टर्म है 1 प्लस, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास में फाइनली R3 की वैल्यू, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, जो अननोन इम्पीडेंस में था, R3 की वैल्यू। अब इस R3 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें L3 की वैल्यू, या डायरेक्ट इसमें इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो L3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 R2 R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 स्क्वायर, और इसके साथ में आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर R1 C1। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, R1 से ये कैंसिल, C1 से एक C1 कैंसिल। तो फाइनली L3 की वैल्यू आएगी हमारे पास C1 R2 R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 स्क्वायर। दैट इज़ इक्वेशन 5। और ये है हमारी
जो अननोन इम्पीडेंस था उसमें इंडक्टेंस की वैल्यू जो L3 हमें फाइंड आउट करना था। तो R3 और L3 फाइंड आउट होने के बाद में हम इम्पीडेंस जो है R3 प्लस जे ओमेगा L3 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? बस इसमें कंडीशन ये है कि जो अननोन इम्पीडेंस है उसका जो फेज एंगल है tan इनवर्स L/R वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। उस कंडीशन में हमने क्या मॉडिफिकेशन किया कि रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, स्मॉल रखी है, ताकि ये एक दूसरे को कंपनसेट कर सके बैलेंस कंडीशन के अंदर। क्लियर? अब इसको और समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व ए एग्जांपल। The four arms of a Hayes AC bridge are arranged as follows. AB is a coil of unknown impedance. BC is a non-reactive resistance of 1000 ohm. CD is a non-reactive resistor of 833 ohm in series with a standard capacitor of 0.38 microfarad. DA is a non-reactive resistor of 16,800 ohms if the supply frequency is 50 Hz. Determine the inductance and the resistance at balance condition. तो ऑलरेडी इसमें कहा है कि जो सर्किट है वो आपका बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में हम जानते हैं क्या है, Z1 Z3 इक्वल टू क्या होगा, Z2 Z4। क्लियर? हर बार आपको वो कैलकुलेशन नहीं निकालनी, हम डायरेक्ट जो पीछे कैलकुलेट किया था हमने R3 और L3, तो अब इस कंडीशन में ये क्या हो गया, R1 और L1। तो इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है R1 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अब C3 स्क्वायर, और R1 R2 और R4 था। R1 की जगह अब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में R3। तो R3 R2 R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C3 स्क्वायर, साथ में क्या था R1, यानी कि ये क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा R3। तो ये क्या है, C3, आप कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, और ये R3, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R4। इसी तरीके से जब L1 हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी इक्वेशन क्या है, C1 R2 R4, तो ये है C3 R2 R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C3 स्क्वायर R3। आई थिंक नीचे सेम ही है, स्क्वायर हो रहा है दोनों तरफ, R3 स्क्वायर, ये स्क्वायर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ये सब जगह आ रहा है। तो सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ओमेगा हमको पता है क्या होता है, 2πf, इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 3.14
और फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ का स्क्वायर। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। $98,721 ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। क्लियर। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं R1 और L1 फाइंड आउट करने के लिए। R1 इक्वल टू क्या होगा, 98,721 ओमेगा स्क्वायर हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। C3 की वैल्यू क्या है, 0.38 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड है तो फेरेड में चेंज करना होगा। इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R3, R3 की वैल्यू 883, R2 की वैल्यू 16,800 ohms, R4 की वैल्यू 1000 एंड डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस मेगा स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है हमने, 721 इंटू C3 की वैल्यू 0.38 और -6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R3 की वैल्यू 883 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 210 ohms। ऐसे ही जब L1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.38 इंटू 10⁻⁻6, R2 की वैल्यू 6,800, R4 की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 98,721 दैट इज ओमेगा स्क्वायर 0.38 in 10⁻⁻6 स्क्वायर टू 883 का स्क्वायर। जब इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.38 हेनरी। तो इस तरीके से आप L1 और यहाँ पे R1 जो अननोन जो इम्पीडेंस के अंदर थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। R1 की वैल्यू 210 ohms, L1 की वैल्यू 6.38 हेनरीज। क्लियर। तो इस तरीके से बाय यूजिंग हेज ब्रिज आप अननोन इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगेन कंडीशन क्या है, जो अननोन इम्पीडेंस है उसका जो फेज एंगल है tan इनवर्स L/R वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। क्लियर। सो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।